Bismillahirrahmanirrahim. Class 10th. Today we will have our third week second lecture, and it would be related to mechanism of breathing and breathing disorder. So we start our lecture number 2 of third week. Lecture we will cover page number 2 to 17 of chapter number 10. And the topic we will study are the following two: mechanism of breathing and respiratory. चलिए हम अब डिटेल से देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग इज द फिजिकल मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद गैसेस एक्सचेंज, यानी जो हमारे गैस एक्सचेंज का सिस्टम है हमारी बॉडी में, तो उसमें कौन कौन सी मूवमेंट इन्वॉल्व हैं उसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। देयर आर टू फेजेस ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के दो फेजेस हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। हम सबसे पहले देखते हैं इनहेलेशन कैसे होती है। इनहेलेशन को इंस्पायरेशन भी कहते हैं। तो इंस्पायरेशन और इनहेलेशन के दौरान क्या होता है कि सबसे पहले रिब मसल्स जो होते हैं, जो हमारी छाती की जो हड्डियां हैं उसके ऊपर जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ते हैं। जब वो सिकुड़ते हैं तो हमारे रिब्स को वो रेज होती हैं, बुलंद हो जाती हैं, ठीक है, खुल जाती हैं, ऊंची हो जाती हैं। और दूसरा जो चेंज आता है वो ये होता है कि जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये सिकुड़ते हैं, और जिसकी वजह से रिब्स जो हैं वो रेज होती हैं, तो उसी टाइम क्या होता है कि जो डोम शेप डायफ्राम होता है, ये तस्वीर में वाज़ेह है, 2 एरोज लगी हुई हैं, ठीक है। डायफ्राम्स जो होते हैं, जो रिब्स के नीचे मसल्स होते हैं, वो उसको डायफ्राम कहते हैं। डोम शेप का मतलब होता है जैसे ढोल होता है, उसकी एक साइड होती है, इसको डोम शेप कहा गया है। तो डायफ्राम की जो शेप है वो डोम की होती है, एक ढोल की तरह होती है। तो एट द सेम टाइम पहले क्या होता है, रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो हमारे रिब्स के ऊपर जो हमारा केज है, रिब केज, उसके ऊपर मसल्स लगे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिब्स रेस करेंगे। एट द सेम टाइम जो डायफ्राम के मसल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वो ज़रा नीचे हो जाएगा। अब रिब्स के ऊपर होने से और डायफ्राम के नीचे होने से इसके दरमियान जो कैविटी है, जो खला है, जो पोर्शन है, वो बड़ा हो जाता है। जब वो बड़ा हो जाता है, These movement increases area of thoracic cavity. उस कैविटी को, जो एरिया है, उसको thoracic cavity कहते हैं। वो जब उसका एरिया बड़ा हो जाता है तो प्रेशर वहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, हवा का दबाव वहाँ पे कम होता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट लंग्स एक्सपैंड। इसकी वजह से लंग्स जो है वो फैलते हैं, हमारे फेफड़े फैलते हैं, और एयर प्रेशर जो है वो इसके अंदर कम हो जाता है। जब एयर प्रेशर कम होता है तो असूल है कि हवा हमेशा कम दबाव से ज़्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ आती है। जहाँ एयर प्रेशर कम होगा, हवा वहाँ उस तरफ मूव करेगी। तो जब इस तरह प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, एयर जो है हम हमारे मुंह से, नाक से होती हुई, एयर पैसेज वे से होती हुई हमारे लंग्स में आ जाती है। The breathing movements are involuntary to a large extent. ये जो ब्रीदिंग मूवमेंट है ना, ये हम अपने कंट्रोल में नहीं होती, कि ऑटोमेटिक हो रही होती है, इसलिए इनको इनवॉलेंट्री मूवमेंट कहते हैं। However, we can control the rate of breathing, but not for a long time. हम इस तरह के भी आस्ता आस्ता हम ब्रीथ करें या तेज़ तेज़ करें, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं। तो ये 2 स्टेप्स होते हैं। दोबारा मैं रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहले रिब मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से रिब्स जो हैं वो फैल जाती हैं। इसी तरह जो डोम के शेप के डायफ्राम के मसल हैं, वो डोम शेप डायफ्राम के जो मसल हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट जब करते हैं तो वो लोअर हो जाता है, नीचे हो जाता है। और दिस मूवमेंट इंक्रीजेज द एरिया ऑफ thoracic cavity which reduces the pressure on the lungs. ब्रीदिंग का नेक्स्ट स्टेप है, पहला इनहेलेशन हुई है, इसके बाद दूसरा स्टेप होता है ब्रीदिंग का एक्सहेलेशन, जिसको एक्सपायरेशन भी कहते हैं। इनहेलेशन, इंस्पायरेशन, और अब दूसरा स्टेप है एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। इसमें एग्जैक्टली ऑपोजिट चेंजेस होती हैं जो इंस्पायरेशन या इनहेलेशन में हुआ था। जब हवा, गैस, एयर अंदर आती है लंग्स के अंदर, तो गैसियस एक्सचेंज होता है गैस लंग्स के अंदर,
इसके बाद एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई होती है और ऑक्सीजन की कम। तो ये एयर इसने एक्सपेल करना होता है आउट ऑफ द लंग्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सहालेशन और एक्सपायरेशन। ये कैसे प्रोसेस होता है? इनवॉलंटरी होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ये खुद ब खुद हो रहा होता है। और इसका प्रोसेस में कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं? पहला स्टेप ये होता है कि रिब मसल्स रिलैक्स करते हैं। रिब्स के मसल जब रिलैक्स करते हैं तो रिब्स जो है वो अंदर की अंदर की तरफ ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, जिसकी वजह से वो जो थोरेसिक कैविटी है वो छोटी हो जाती है। सिमिलरली डायफ्राम के मसल्स जब रिलैक्स होते हैं तो इट गेट्स रेज्ड डोम शेप। तो ये क्या करते हैं कि ऊपर उठते हैं, जब रिलैक्स होते हैं तो जो डोम शेप स्ट्रक्चर होता है वो रेज होता है, ऊपर हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो कैविटी होती है वो छोटी हो जाती है। इस तरह जब ये कैविटी छोटी होती है तो दिस प्रेशर एक्सर्ट करती है लंग्स के ऊपर। दिस reduces the space in the chest cavity and increases the pressure on the lungs. जब lungs contract करते हैं तो air जो है वो expel out हो जाती है इनसे। The lungs contract and air is expelled out of them. Human breathe 16 to 20 times per minute in normal circumstances, that is at rest. जब आप रेस्ट में होते हैं तो आप 16 से 20 मिनट टाइम्स एक मिनट में ब्रीथ करते हैं, यानी इनसे इनहेलेशन और एक्सपायरेशन करते हैं। लेकिन ये रेट जो है कंट्रोल होता है ब्रेन में। किस तरह कंट्रोल होता है कि रेस्पिरेटरी सेंटर है वो इस चीज़ को कंट्रोल करता है कि ये ब्रीथिंग का अमल जो है वो 16 से 20 टाइम पर मिनट हो या ज़्यादा हो। और इसके लिए वो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को चेक करता है। अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए तो ब्रेन सेंटर जो है वो लंग्स को रेस्पिरेशन तेज़ करने का सिग्नल देता है। मसल जो है वो इनवॉलंटरीली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स तेज़ी से होंगे और इस तरह हमारा जो रेस्पिरेशन का रेट होगा वो बढ़ जाएगा। When we do exercise or some hard job, our muscle cell carry out cellular respiration at greater rate. जब हम कोई वजनी चीज़ उठाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या सख्त काम करते हैं तो जो हमारे मसल्स के जो सेल्स हैं उसमें जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, सेल के अंदर रेस्पिरेशन होती है, ये आपने पढ़ी है पहले। जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और हमारे ब्लड में ज़्यादा रिलीज़ होती है। जब ये ज़्यादा रिलीज होती है तो ये जब ब्रेन तक पहुंचती है तो ब्रेन सेंटर जो है वो लंग्स को सिग्नल देता है कि आप रेस्पिरेशन का प्रोसेस रेट जो है वो बढ़ा। तो फिर रेस्पिरेशन जो है वो 16 से 20 टाइम पर मिनट के बजाय 30 से 40 टाइम्स पर मिनट हो जाती है। ये किस तरह होता है? ये लास्ट पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन किया गया है कि व्हेन वी डू एक्सरसाइज और सम हार्ड जॉब और मसल सेल कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन एट अ ग्रेटर रेट। इससे क्या रिजल्ट होता है कि इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड विच इज रिलीज इन द ब्लड। जब ब्लड में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो फिर क्या होता है? दिस ग्रेटर देन नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टिमुलेट रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन। वो ब्रेन का रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट कर देता है। तो रेस्पिरेटरी सेंटर का काम क्या है कि उसने कंट्रोल करना है कि रेस्पिरेशन आस्ता आस्ता हो या तेज़ हो। तो रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो मैसेज सेंड करता है रिब्स मसल को और डायफ्राम के मसल को कि वो रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज कर दें, सो द एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द ब्लड कैन बी रिमूव आउट ऑफ द ब्लड। सो जब रेस्पिरेशन ब्रीदिंग तेज़ हो जाएगी तो ज़ाहिर है वो जल्दी से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से रिमूव होने में मदद मिलेगी, वो उसको रिमूव कर देगा। इस यही वजह कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज और हार्ड जॉब, हार्ड फिजिकल वर्क, जैसे आप कोई भारी चीज़ उठा के रख रहे हो या भाग रहे हो या कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी इंगेज हो, तो उसमें फिर आपका ब्रीथिंग रेट जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी हर सेल जो है वो ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहा होता है मसल्स का और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेन तक पहुंच के ब्रेन के सेल को ब्रेन के सेंटर को एक्टिवेट करती है और ब्रेन सेंटर जो है फिर वो
रिब्स, मसल और डायफ्राम को सिग्नल भेजता है कि वो जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो और आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाए। ये स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आपकी बुक में टेबल है जिसमें आपको इंस्पायर एयर और एक्सपायर हेयर, जो आप हवा अंदर लेकर जाते हैं उसका और जो हवा बाहर निकालते हैं उसका डिफरेंस बताया गया है कि जो हम ब्रीदिंग के दौरान जब हम इनहेल करते हैं, जो हवा अंदर लेकर जा रहे होते हैं, उसके अंदर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर वेपर्स या डस्ट पार्टिकल्स और उसका टेम्परेचर कितना होता है, और जब हम उस हवा को अपने फेफड़ों से गुजार के बाहर निकालते हैं तो उसमें फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और वाटर वेपर्स या डस्ट पार्टिकल, ज़रात मिट्टी के, और उसका टेम्परेचर कितना होता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा डेटा है। इसमें हम देखते हैं कि जब जो हम ऑक्सीजन, हम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उस एयर में जो हम अपने फेफड़ों में लेकर जा रहे होते हैं वो 21% होती है, लेकिन जो हम निकाल रहे होते हैं वो 16% होती है, यानी 5% ऑक्सीजन उसमें से कम हो जाती है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो हम अंदर लेकर जा रहे होते हैं हवा, उसके अंदर 0.04% होती है, लेकिन जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो उसमें 4% होती है। 100% इंक्रीज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड उसमें। अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन वो सेम रहती है 79% दोनों में, और जो अमाउंट ऑफ वेपर्स होते हैं, ये पानी के ज़रात जो हैं और डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो जो हम हवा लेकर जा रहे हैं ज़ाहिर है वो वेरिएबल होंगे। गर्मियों में वाटर वेपर्स उस हवा में कम होंगे, सर्दियों में ज़्यादा होंगे। अगर आप किसी डस्टी एरिया में हैं तो डस्ट पार्टिकल ज़्यादा होंगे, अगर नहीं है किसी डस्ट एरिया में तो डस्ट पार्टिकल कम होंगे। टेम्परेचर भी वेरी करता है वो इन्वायरमेंट के मुताबिक। तो जो हवा हम अंदर लेकर जा रहे हैं और जो बाहर लेकर आ रहे हैं, इस डायग्राम में वो प्रोसेस एक्सप्लेन है, और इसमें उस हवा में कंपोजिशन, उसके अंदर ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन की, वाटर वेपर्स की और डस्ट की बताई गई है कि कितनी कंटेंट मौजूद होती है। ये आपको समझाने के लिए कि इसका इस प्रोसेस में कितना फ़र्क पड़ जाता है उसकी कंपोजिशन में। After having understanding of respiratory mechanism, its components and structure, now we will have a look on the respiratory disorders. अब हमने तकरीबन डिटेल से रेस्पिरेशन का सारा प्रोसेस पढ़ लिया है, उसके कंपोनेंट्स पढ़ लिए हैं, लंग्स को पढ़ा है, उसके डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ लिया है, स्ट्रक्चर को पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि वो कौन सी बीमारियां हैं, डिसऑर्डर्स हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व होती है। There are number of respiratory disorders which affect people. Some are the following. इसमें एक bronchitis है, emphysema, नमोनिया जो बहुत कॉमन है, एस्थीमा जो भी हमें अक्सर लोगों को हमें पता चलता है कि इसको एस्थीमिया है, और लंग कैंसर तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है स्मोकिंग की वजह से। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ब्रोंकियाइटिस क्या होता है। ब्रोंकियाइटिस बेसिकली इन्फ्लेमेशन होती है ब्रोंकाई की और ब्रोंकियोल्स की। आपने लंग का स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसको याद किया है, तो अगर आपने उसे पढ़ा है और याद किया तो आपको पता होगा कि उसके अंदर ब्रोंकियाई होती है और ब्रोंकियोल्स होती हैं। ब्रोंकियाई एक सिंगल और ब्रोंकियोल्स होती हैं। तो ये जो ब्रोंकियाई और ब्रोंकियोल्स उसके कंपोनेंट्स होते हैं, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन मतलब वो स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं, ठीक है। तो ये इट रिजल्ट इन्फ्लेमेशन में, उस इन्फ्लेमेशन में एक इन्फ्लेमेशन भी एक प्रोसेस होता है जिसमें सेल जो है वो उसकी जो स्टेट होती है वो नॉर्मल से डिफरेंट होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये ब्रोंकियाई और ब्रोंकियोल की इन्फ्लेमेशन है, और इसके जब इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो क्या होता है कि एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस होती है। वैसे तो म्यूकस की लेयर ब्रोंकियाई और ब्रोंकियोल्स में एक मखसूस क्वांटिटी में होती है, लेकिन जब ये डिजीज़ होती है तो वो उसकी एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस हो जाती है इन ट्यूब्स के अंदर, और वो क्या करती हैं कि वो इसकी वॉल्स को स्वेल कर देती हैं और ट्यूब जो है वो पतली हो जाती है। जब वॉल की दीवारें ट्यूब की फूल जाएं तो जो उसके अंदर सुराख है वो नैरो हो जाता है, तंग हो जाता है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है, काज इसका है वो वायरसेस, बैक्टीरिया और एक्सपोजर टू द केमिकल इरिटेंट्स, जैसे टोबैको स्मोक हो गई, कोई भी केमिकल्स जो आप वो अगर
हमारे लंग्स में चला जाए या कोई बैक्टीरिया का एक्सपोजर हो जाए या वायरस का एक्सपोजर हो जाए तो ये ब्रोंकियाइटिस हो सकता है। और ये बेसिकली दो तरह की होती है, ब्रोंकाइटिस की बीमारी दो तरह की होती है, एक होती है जो ज़रा कम खतरनाक होती है और एक जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जो एक्यूट ब्रोंकियाइटिस है वो 2 से 3 हफ्ते में पेशेंट उससे रिकवर हो जाता है और ब्रोंकियाई को कोई परमानेंट डैमेज नहीं आता, मतलब वो परमानेंटली कोई डैमेज इसमें नहीं होता। लेकिन इन क्रोनिक ब्रोंकियाइटिस ब्रोंकियाई जो है उसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है शदीद किस्म की और वो लास्ट करती है 3 मंथ्स टू 2 ईयर्स, 3 माह से 2 साल तक उसमें ये इन्फ्लेमेशन रहती है, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसको कफ होती है, खांसी होती है जिसको कफ कहते हैं, माइल्ड स्नीजिंग होती है, छींकें आती हैं, बुखार होता है। माइल्ड स्नीजिंग मीन छींकें आना, फीवर होना, चिल सर्दी लगना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के दम घुटना जिसे हम कहते हैं कि सांस नहीं आ रही, उसको कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। स्पेशली व्हेन डूइंग हार्ड जॉब, स्पेशली जब कोई वो सख्त काम कर रहा होता है, मुश्किल काम जिसमें एनर्जी इसकी इन्वॉल्व हो रहती है, जिसमें तेज़ी से उसे सांस लेना होता है, तो फिर उससे नहीं होता। ये सिम्टम उसकी जाहिर होती हैं। अच्छा, emphysema is another disease of respiratory tract. It's very interesting disease in the sense कि इसमें जो एल्वुलाई होते हैं लंग्स के अंदर छोटे छोटे गुब्बारे, उसकी जो झिल्लियाँ होती हैं वो फट जाती हैं और ये एल्वुलाई का जो सुराख है वो बड़ा हो जाता है। तो एम्फीजीमिया में क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स, दीवारें जो हैं इसकी, ऑफ एल्वुलाई, इट रिजल्ट इन लार्जर सैक्स का साइज बड़ा हो गया, लेकिन वो सरफेस जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज तो मेम्ब्रेन पे होती है ना, तो बट विद द लेस सरफेस एरिया ऑफ गैसियस एक्सचेंज, अब गैस कम एक्सचेंज हो रही है। एज अ रिजल्ट टिश्यू ब्रेक डाउन, the lung do not come back to the original shape after exhalation. अब जब हवा बाहर निकलती है तो जो lungs है ना वो दोबारा फैलते नहीं है, so air cannot be pushed out and is trapped in the lungs. तो इस तरह हवा जो है वो लंग्स में ही रहती है और बाहर निकलने में मुश्किल होती है। तो इसका एक सिम्टम ये भी होता है कि सांस दम घुट रहा होता है, सांस आ नहीं रही होती, जिसको कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। और फटीक होती है, बंदा थका थका रहता है। फटीक का मतलब रेकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, हर वक्त कोई ना कोई सांस की बीमारी रहती है, आपको इन्फेक्शन रहती है, और वेट लॉस होता है और बंदे का वेट कम हो जाता है। बाय द टाइम द सिम्टम्स ऑफ एम्फीसीमिया अपीयर्स, जब तक इसकी जो सिम्टम्स हैं, जो निशान, जो इसके प्रॉब्लम्स हैं वो वाजे होते हैं कि बंदे को ये बीमारी है, द पेशेंट हैज़ यूजुअली लॉस्ट 50 to 60% ऑफ हिज और हर लंग्स टिश्यू। जब तक इसकी सिम्टम्स को देख के, निशानियों को देख के पता चलता है कि इसको ये बीमारी है, उस वक्त तक 70 से 50% उसके जो टिश्यू हैं वो डैमेज हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड में गेट सो लो दैट इट कॉज सीरियस कॉम्प्लिकेशन। अब ब्लड में ऑक्सीजन कम हो गया तो इसका मतलब है हर टिश्यू पे जो ब्लड ऑक्सीजन पहुंचा रहा है वो नहीं पहुंच रही, और इस तरह सीरियस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं जिस बंदे को ये बीमारी होती है। और मेन इसकी वजह यही है, कोई केमिकल्स, स्मोक, सिगरेट, इरिटेंट्स, ये इसके काज होते हैं। यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन शुरू में आपको मेंशन किया हुआ है कि स्मोक जो है वो मेजर काज है, और मुख्तलिफ केमिकल्स वगैरह भी।